जय हिंद प्यारे साथियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी री एग्जाम के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं पर आदिकाल की जगह पर इतिहास लिख देता कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हो जाती। सिर्फ आदिकाल और इतिहास में यहाँ पर फर्क है, बाकी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, राइट ऑप्शन सी है इसका। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो इनमें से जौनसारी, कुमाऊनी व गढ़वाली, ये तीनों बोली पहाड़ियाँ बोली हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में बोली जाती हैं, जबकि मालवी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मालवी बोली की बात करें कहाँ बोली जाती है, तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की हैं? कबीरदास की, रैदास की, हरदास निरंजनी की या दादू दयाल की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पंक्तियां जो कि रैदास जी की हैं, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। तो इनमें से उपयुक्त वाक्य यानी कि सही वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि हर जगह पे शांति है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। बाकी सभी विकल्प ए, सी और डी ये अशुद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परमा, औषधि। तो इनमें से यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमा औषध, जो कि यौगिक शब्द होगा। राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें पहला होता है शब्द जो होता है रूढ़ शब्द, और दूसरा शब्द होता है वो शब्द होता है यौगिक शब्द। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, ये सभी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों को मिलाने से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। इनमें परमा औषध यानी कि परम और औषध, परम और औषध दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर ये यौगिक शब्द हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला प्रश्न, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या फिर स्थानवाचक? तो यहाँ पर मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, यानी कि पर्याप्त मात्रा की बात हो रही है, पर्याप्त समय की, इसलिए यहाँ पर परिणामवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और ये विवरण चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूर्ण विराम चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी में, और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका पूछा है विवरण चिन्ह जो कि ये है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए कि रवि दीवार रगने लगा है कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें संयुक्त क्रिया है कि रवि दीवार रंगने लगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? जो सोता है सो खोता है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी बननी या उपरोक्त सभी में? तो इनमें उपरोक्त सभी में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है इसका। अगला प्रश्न, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? इस्तवार दी ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो किशोरीलाल गुप्ता की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो कि ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? तो खर शब्द का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो खर का अर्थ एक राक्षस का नाम भी होता है, तिनका भी होता है और गधा भी होता है, लेकिन एकमात्र नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ पर किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो अल्प विराम का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ वाक्य के मध्य में बहुत कम ठहराव हो, जैसे यहाँ ये अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और पूर्ण विराम का, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभयालंकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो श्लेष अलंकार जो कि शब्दालंकार है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जो कि पहला होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और दूसरा होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। ठीक है। और श्लेष अलंकार ये शब्दालंकार है। अगला प्रश्न, किस शब्द में अनुउपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इन शब्दों में बताना है किसमें अनुउपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो अनुवर, अनुनय, अनुरित, अन्वेषण। तो इनमें से अनुनय, अन्वेषण और अनुरित, इन तीनों में अनुउपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनुवरण में नहीं किया गया है। अनुवरण में बात करें कौन सा उपसर्ग किया गया है? तो इसमें अनुउपसर्ग लगा है। कौन सा? तो अनुउपसर्ग लगा है, ना कि अनुउपसर्ग लगा है। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहज संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? तो शहर जो कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक शहर का नाम नहीं दिया है। जैसे कि अगर लखनऊ यहाँ पर दे देता तो लखनऊ जो कि हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल शहर दिया गया है, किसी भी शहर का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए शहर तो कई हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जोगी, जटा, यम, यौवन। तो जोगी इनमें से तद्भव शब्द है। ठीक है। इसका तत्सम होता है योगी। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही इसका हो जाएगा। ठीक है। बाकी सभी जटा, यौवन और यम ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? हंसनी, हंसीनी, हंसी या फिर हंसिया। तो हंसी भी नहीं हो सकता और हंसिया भी नहीं हो सकता, हंसनी या हंसिनी। तो इन दो में से आपको बताना है कि हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। तो हंस का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हंसनी। यहाँ पर सा में छोटी ई की मात्रा लगेगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लगी है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, हंसनी। हंस का स्त्रीलिंग होगा हंसनी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम
या संबंध का नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त किए जाते हैं यानी कि प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, आप, हम, तुम आदि, ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो इनमें से तद्भव शब्द है जो कि नींद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर तत्सम देखेंगे तो इसका तत्सम होता है निद्रा। नींद का तत्सम क्या होता है? तो नींद का तत्सम होता है निद्रा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग इनमें से वाक्य ए में किया गया है कि मैं सोता हूँ। तो कौन सोता है? मैं सोता हूँ, यानी कि कर्म कौन है? तो कर्ता कर्म है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है। तो सोने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? तो क्रिया है सोना और कर्ता है मैं। तो सो कौन रहा है? तो कर्ता सो रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, मौसी, दादी या नानी। तो माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द जो कि मौसी है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और माँ की माँ से संबंध बताने वाला ये नानी हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रा, कथन, प्रा या फिर प्राक। तो कथन तो बाद में आएगा, अगर प्रत्यय होता तो कहा जा सकता था, लेकिन उपसर्ग जो कि शब्द में पहले जुड़ता है तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा? प्राक, प्रा आएगा, प्रा आएगा या फिर प्राक आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें प्राक आएगा। ठीक है। इसका होगा प्राक और प्लस कथन, ये दो शब्दों से मिलकर प्राकथन बना है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता या फिर सेना। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा जो कि हो जाएगी मजदूर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा एक ही प्रकार के लोगों वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा मजदूर है। ठीक है। अगला प्रश्न, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांख्यायन, महावीर प्रसाद। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिसके लेखक है राम कुमार वर्मा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी अन्य रचनाएं देखें तो वीर हमीर इनकी रचना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। वीर हमीर है, चित्तौड़ की चिंता है, साहित्य समलोचना है, पृथ्वीराज की आंखें हैं और जौहर इनकी रचना जो कि अक्सर पूछी जाती है राम कुमार वर्मा जी की, इसको ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन ए है इसका। अगला प्रश्न, श्रद्धा एक प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उदंत मार्तंड, मालवा अखबार, बनारस अखबार या फिर बिहार बंधु। तो हिंदी का प्रथम पत्र जो कि है उदंत मार्तंड। ठीक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इसका प्रकाशन अगर पूछे तो इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, 1826 ईस्वी में हुआ था और कलकत्ता से हुआ था। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्या था? तो साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोर वहां दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो चोर वहां की बात हो रही है, यानी कि स्थान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? मैथिली से, बघेली से, मराठी से, या फिर मगही से? तो विद्यापति जो कि मैथिली से संबंधित कवि हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं जिनमें पदावली है, कीर्तिलता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। एक तरफ लोकोक्तियां दी गई हैं और एक तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 2। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा? कि अपनी असफलता पर खींचना, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 1। और का बरखा जब किसी सुखानी, यानी कि समय के बाद सहायता मिलना, तो सी का हो जाएगा 4। और तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, आय के अनुसार खर्च करना, डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो आपको ये इस तरीके से भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया है नहीं है। जल्दी में क्या करते हैं कि कौन सी है, तो 3 है, उसमें से कोई एक दिख जाती, उसको टिक करके चले आते। लेकिन आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो चांद का टेढ़ा मुंह, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों रचनाएं जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं, लेकिन अंधा युग इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? चंद्रवरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि, या फिर हर्षवर्धन? इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जा सकती है। तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 9 या फिर 4? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सामान्य भूत, ठीक है, सामान्य भूत होता है। दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, पांचवा भेद होता है संदिग्ध भूत, और छठा जो कि आखिरी होता है हेतु मद भूत। तो ये 6 प्रकार के जो कि भूतकाल के भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 1983 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? जो कि 2023 में हुआ है। यह आपके लिए लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये फिजी देश में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? तो फिजी देश में संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है कि लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है
और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज़ सैकड़ों जहाज आते जाते रहते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी के सभी दिशाओं को माल आता जाता है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत सा भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राहि त्राहि मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। तो ये गद्यांश है, इसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल क्यों बना ली है? कोई शत्रु से हरा ना सके, कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाज का आना जाना ना रोक सके, या लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंचा सके। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इसलिए बना ली है ताकि कोई उसके जहाज को आना जाना ना रोक सके। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश में मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय या अर्थ है? मस्तूलों की पंक्तियां, असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य, या मस्तूलों की बहार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असंख्य मस्तूल, यानी कि मस्तूलों का जंगल। राइट ऑप्शन नंबर बी है, इसका ये अर्थ है लेखक के कहने का। उपरोक्त गद्यांश में त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ हो जाएगा? हल्ला मच जाना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना, शोर शराबा होना, या हाहाकार मच जाना। तो उपरोक्त गद्यांश में त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ होगा कि हाहाकार मच जाना। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।